स्वागत है आपके अपने चैनल इकोन डिकोडिंग में। इससे पहले हम क्या किए 75 नंबर क्वेश्चन के डिस्कस कर चुके हैं वीडियो नंबर 1 में। ये क्या है, नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 2 जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है उसी का क्वेश्चन पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं और सही आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन में है, कह रहा है फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर। कह रहा कौन सी कंट्री इसमें मेंबर नहीं है, किसका, बिमस्टेक का। कह रहा है बिमस्टेक जो है, जो भी मतलब बिमस्टेक सम्मेलन है उसमें कौन सी कंट्री है जो इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले को याद करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सी कंट्री है जो इसका मेंबर नहीं है। ठीक, तो फार्मूला कुछ इस तरीके है, एम बी बी एस थिन, THIN। ठीक, एम से क्या हुआ, एम से हुआ म्यांमार, बी से क्या हुआ बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, टी एस से थाईलैंड, आई से इंडिया, एन से नेपाल। इसमें कितने कंट्री हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बिमस्टेक में जो कंट्री है वो कितने हैं, 7 कंट्री हैं। कितने कंट्री हैं, 7 कंट्री, 7 कंट्री है। ठीक, इसमें कितने कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज हैं बिमस्टेक में। ठीक, अब पूछ रहा है इसमें कौन सी कंट्री है जो इसका पार्ट नहीं है। ठीक, तो एम से क्या हुआ, म्यांमार हुआ। ठीक, तो म्यांमार, भूटान, भूटान तो है ही इसमें, बांग्लादेश, श्रीलंका, श्रीलंका भी है, थाईलैंड, थाईलैंड भी है, नेपाल, नेपाल भी इसका मेंबर है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। लेकिन यहाँ एम से क्या है, म्यांमार है, ना कि मालदीव। तो मालदीव जो इसका है यही सही आंसर है, जो इसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ही ये सही है। ठीक, अब इसको कैसे याद करेंगे, अच्छा देखो एम बी बी एस थिन, तो इसको हम एम बी बी एस हम करना चाहेंगे, मान लो एम बी बी एस हमको करना है और हम कहाँ से कर लें, थिन से कर लें, मतलब थाईलैंड, टी एस से थाईलैंड, थाईलैंड से हम एम बी बी एस कर लेंगे तो हम क्या, कोई वैल्यू होगी उसको, हम कोई माला माल होंगे, नहीं माला माल हो पाएंगे। ठीक, तो एम बी बी एस हम थाईलैंड से करेंगे तो हम माला माल नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो ऐसे याद करेंगे, हम माला माल थाईलैंड से नहीं हो पाएंगे, माला मतलब मालदीव, इसका मतलब मालदीव इसका पार्ट नहीं है, नहीं हो पाएंगे, तो मालदीव इसका पार्ट नहीं है, मतलब म्यांमार इसका पार्ट है। ठीक, अभी मान लो हमसे पूछ ले सार्क, क्या पूछ ले, सार्क। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1985। ठीक, सॉरी, इसकी स्थापना 1997 में हुई है, 1997। इसकी स्थापना कब हुई, बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई। ठीक, तो हम क्या बोले, यदि हम थाईलैंड से एमबीबीएस कर लिए तो माला माल नहीं हो पाएंगे, माला माल नहीं हो पाएंगे तो मालदीव ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक, म्यांमार रहेगा। अभी मान लो हमसे क्या पूछ ले सार्क, क्या पूछ ले, सार्क, यस ए SAARC। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कारपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई, 1985। इसमें कितने मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं। ठीक, इसका फुल फॉर्म, अब देखिए इसकी जो कंट्री है उसको कैसे याद करेंगे, अपनी, देखिए इसका फार्मूला है अपनी, APNI, अपनी, MBBS। ठीक, अब अपने यहाँ से एमबीबीएस करेंगे तो क्या होगा, माला माल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अपने यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, दूसरे के यहाँ अच्छी पढ़ाई थोड़ी है, थाईलैंड में अच्छी पढ़ाई थोड़ी ना होगी। तो अपने यहाँ से अच्छी मतलब एमबीबीएस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। ठीक, तो देखेंगे इसमें माला माल होने का मतलब मालदीव से ऑप्शन में रहेगा, म्यांमार नहीं रहेगा। ठीक, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया, एम से मालदीव। यहाँ क्या रहेगा, मालदीव रहेगा। ठीक, यहाँ मालदीव, क्योंकि अपने यहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं ना, यहाँ मालदीव। बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, यस से श्रीलंका। ठीक, तो अपने यहाँ से एमबीबीएस करेंगे तो माला माल हो जाएंगे। ठीक, तो मालदीव ऑप्शन में रहेगा। लेकिन एमबीबीएस यदि थाईलैंड से कर रहे हैं तो क्या माला माल नहीं होंगे, तो इसलिए मालदीव ऑप्शन में नहीं रहेगा, म्यांमार रहेगा। तो यहाँ क्या है, म्यांमार है। ठीक,
अभी मान लो हमको पूछ ले क्या, हमको पूछ ले साप्टा, ठीक, SAFTA, साप्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये कब हुआ था? 2004। लागू कब हुआ? 2006। ठीक है, 2004 में हुआ था, 2006 में लागू हुआ था। इसका फार्मूला क्या है? इसमें कौन सी कंट्री है? इसमें क्या है? 8 कंट्री हैं, 8 कंट्री हैं। वो कौन सी कंट्री हैं? यही कंट्री है अपनी MBBS, अपनी MBBS। ठीक, अब यही फार्मूला हम यूज कर लेंगे, जो सार्क में यूज किए हैं वही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। यहाँ भी मालदीव है, यहाँ भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, तो जो कंट्री सार्क में है वही कंट्री किसमें है? साप्टा में भी है। ठीक, लेकिन जो बिमस्टेक है, बिमस्टेक सम्मेलन है, उसमें क्या है? उसमें उसमें मालदीव नहीं, म्यांमार है। इसलिए MBBS जब थाईलैंड से करेंगे तो माला माल नहीं होंगे, इसलिए उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। ठीक, और अपने यहाँ से MBBS करेंगे तो माला माल हो जाएंगे, इसलिए मालदीव, बीमार नहीं रहेगा। ये एक ट्रिक बनाए हैं हम याद करने के लिए, ताकि आसानी से हम समझ पाए दोनों के बीच कौन सी कंट्री नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया, इन द इंडिया द फैमिली प्लानिंग, क्वेश्चन नंबर 73 है। इन द इंडिया द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम डिड नॉट, डिड नॉट concentrate the single method bottom to up, अच्छा, but adopt what they generally describe the criteria approach, the criteria approach, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, इसको देखते हैं। द स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज गिवन बिलो। ठीक, कह रहा IMF की स्थापना कब हुई? 1944, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में। ठीक, ये कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ठीक, ये कार्य करना कब प्रारंभ किया? 1946 से। 2 साल बाद ये कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन यहाँ क्या लिखा? 1947। ठीक, तो ये ऑप्शन तो एक्चुअल अभी उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन इसको देखते हैं। इज स्टार्टेड फंक्शन इन मार्च 1947। इट इज पर्पज टू इस्टेब्लिश द मॉनेटरी कॉर्पोरेशन एमंग द मेंबर कंट्री, ये ऑप्शन एकदम सही है। ठीक, इसका पर्पज होता है इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना कारपोरेशन एमंग, जो कंट्री होती हैं उन सब कंट्री के बीच, एमंग मतलब सेवरल कंट्री होती है, ढेर सारी, उसके लिए एमंग यूज किया जाता है। ठीक है, उन सब कंट्री के बीच एक मॉनेटरी कॉर्पोरेशन स्टेब्लिश करना होता है, ये ऑप्शन ठीक है। इट 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 प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स, कह रहा है इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म लोन। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या क्या करता है? शॉर्ट टर्म मॉनेटरी लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, तो लॉन्ग टर्म नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो गया। ठीक, अब थर्ड थर्ड जो है वो गलत कर देंगे, ये थर्ड है, ये थर्ड है। अब बचा क्या? सी बचा, तो इसलिए हम इसको अब मजबूरी में सही कर लेंगे कि ऑप्शन नंबर सी ही सही हमारा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ 47 लिखा है, जबकि 46 होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मतलब आगे पीछे एक हो गया तो उतना नहीं, मतलब 46 47 80 पास है। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिंग द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 अचीव द स्टेबल पॉपुलेशन ईयर, कह रहा है 2045 तक हम पॉपुलेशन को स्टेब्लिश करने का लक्ष्य बनाया है कि हमारा 2045 तक जो पॉपुलेशन है वो 2.1 हो जाना चाहिए। मतलब टोटल फर्टिलिटी, टोटल TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा कितना हो जाना चाहिए? 2.1 होना चाहिए, जो अपने पॉपुलेशन को स्वयं रिप्लेस कर दे, जो अपने पॉपुलेशन को, पूरी पॉपुलेशन रिप्लेस कर दे 2.1। तो हम 2045 तक कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो मतलब TFR हो जाएगा वो 2.1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। इन विच ईयर वाज द 5th इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, ये 2022 है। ठीक है, द फाइनेंशियल पॉलिसी वर्कशॉप है, ये 2022 में हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। द इंटायर स्कोप एक्टिविटी नीति आयोग कैन बी डिवाइड हाउ मेनी हेड्स, तो कितने हेड्स में डिवाइड किया गया? 3 किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। इन द कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 84। इन द कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, इफ द बेनिफिट आर मोर देयर कास्ट, द
नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। कह रहा है ये कह रहा है कि बेनिफिट जो है वो ज़्यादा होगा किससे, कास्ट से। तो प्रोजेक्ट का नेचर क्या होगा, जब बेनिफिट कास्ट से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि जो बेनिफिशियल है वो कंटिन्यू करेगा दी प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट में क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। इन व्हिच 5 ईयर प्लान वाज द फर्स्ट फोर सेक्टर, फोर सेक्टर किस में किया गया था, सेकंड वाले में। सेकंड 5 ईयर प्लान में किया गया था, फोर सेक्टर का यूज किया गया था, किसके द्वारा, महान लोबिस, महान लोबिस के द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। पहला क्या था, हेराडोमा, तीसरा महान लोबिस, दूसरा महान लोबिस, तीसरा क्या, कर्डली। इसी सेकंड नंबर में बात किया था बेज गुड्स मॉडल का। ठीक, बेज गुड्स मॉडल का बात किया गया था कि हैवी इंडस्ट्री ना लगाकर इसमें ज़्यादा वर्कर का प्रयोग किया जाए जिससे उनको ज़्यादा मजदूरी मिले। ठीक, तो बेज गुड्स मॉडल का प्रयोग आया तो इसमें महान महान लोबिस द्वारा किसमें मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि पीसी ब्रह्मानंद, मतलब इन सब का भी नाम जुड़ता है इसमें, क्योंकि इन्होंने इसमें वकालत किया था कि बेज गुड्स मॉडल का यूज किया जाए, हाईवे इंडस्ट्री न लगा के। क्वेश्चन नंबर 85, व्हिच इकोनॉमिस्ट हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म, जो टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म है वो किसके द्वारा गया है, बेंजामिन हिंगिस के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हु हैज परपाउंडेड द कम्युलेटिव काजेशन, कम्युलेटिव काजेशन जो दिया गया था वो दिया गया था किसके द्वारा, गुरनाम इकबाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, which which one of the following is the most important the selection of production technique, प्रोडक्शन टेक्निक का मतलब इसमें से करना मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्ट करना है, जो प्रोडक्शन टेक्निक है, जो प्रोडक्शन मेथड है वो क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन तो है ही, ये सही है। रिलेटिव प्राइस फैक्टर ये भी है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों सही है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए जो रिलेटिव फैक्टर प्राइस है उसका भी उसको भी देखा जाता है, प्लस प्रोडक्शन फंक्शन को भी देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, व्हाट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग अंडर डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री की क्या प्लानिंग होती है, उस चीज़ की बात कर रहा है। कह रहा है क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि दोनों करता है। कोई भी कंट्री है मतलब अंडर डेवलप कंट्री है तो क्या करना चाहिए, ग्रोथ भी करना चाहिए और डेवलपमेंट भी करना चाहिए। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही है। Not only there the potential conflict between the employment and saving, the choice of technique, but also a conflict between unemployment and our output। ऑप्शन नंबर ये सही है, इसमें टिक भी लगा है, तो ऑप्शन नंबर यही सही है। Which of the following not a objective of planning, कह रहा है इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, रैपिड ग्रोथ ये तो है ही, ये है ही, इंक्रीज इनइक्वलिटी यही नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है यही नहीं है, यही सही है। ठीक, ये भी है, ये भी है। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी हुआ। ठीक, in this central periphery model, in this central periphery model, center refers advanced area। ऑप्शन नंबर ए सही, एडवांस एरिया। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अ, ऐसा है जो इकोनॉमी से कर कम और बाहर से ज़्यादा है, उसको छोड़ देते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज ओकुन्स लॉ प्राइमरीली डिस्क्राइब कर रहा है, ओकुन्स लॉ मुख्य तौर पर क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है। तो ओकुन्स लॉ क्या कहता है कि 2% जीडीपी फाल होगी, या 2% जीडीपी फाल हो जाएगी तो 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक, तो किसके बीच में रिलेशनशिप है, जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशन। द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर बी सही है। द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इन्फ्लेशन ये नहीं है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी
सही है। Who has written the book An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation? ये बुक लिखी गई थी कब? 1776 में, ठीक। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। When only one firm in the factor market provides the employment to the factor, this is state of market। कह रहा है कि वन फर्म जो है फैक्टर मार्केट में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है तो मोनोफोनी बोला जाएगा। लेकिन एक ही फर्म है, एक फैक्टर मार्केट है, एक फैक्टर मार्केट कहने का मतलब हुआ कि ये हुआ लेबर मार्केट, और लेबर मार्केट में मोनोफोनी होता है, ठीक। जब गुड्स मार्केट होता है तो वहाँ मोनोपोली होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन। नेशनल इनकम फैक्टर कास्ट इज कैलकुलेटेड बाई। नेशनल इनकम कह रहा है, नेशनल इनकम, ठीक। देखते हैं, तो नेशनल इनकम हमको कैलकुलेट करना है किस पे? फैक्टर कास्ट पे, ठीक। तो फैक्टर कास्ट पे करना है, तो इसमें देखेंगे एडिंग द इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्ट्रैक्ट द सम। अच्छा, इसको पहले फार्मूला लिखते हैं। देखिए, नेशनल इनकम फैक्टर कास्ट का फार्मूला लिखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, नेशनल इनकम फैक्टर कास्ट इज इक्वल टू, अब हो जाएगा यहाँ मार्केट प्राइस। अब देखते हैं किस चीज़ का मार्केट मार्केट प्राइस, क्योंकि यहाँ होगा GNP मार्केट प्राइस, ठीक। GNP मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस सब्सिडी, ठीक। अब देखते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा फार्मूला है। अब इसी के फार्मूला के सहारे हम निकालेंगे एडिंग द इनडायरेक्ट टैक्स। एडिंग नहीं करना है, वो तो माइनस करना है, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, ठीक। सब सब्ट्रैक्टिंग द इनडायरेक्ट टैक्स एंड एडिंग द सब्सिडी, ये सही है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड द मार्केट प्राइस, ये ऑप्शन तो बढ़िया लिखा गया है। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन बढ़िया लिखा गया क्योंकि कह रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये कह रहा है यहाँ जब हम लिखे हैं GNP, इसको लिख दिया है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो इसको हम लिख लेते हैं। लिखते नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ GNP ही होना चाहिए, क्योंकि GNP से ही माइनस करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ GNP किसी ऑप्शन में नहीं लिखा गया है, सब में क्या लिखा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हम यहाँ नेट नेशनल प्रोडक्ट को लेते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। तो हमारा तभी ये फार्मूला यही दे रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है? ये सही दिख रहा है फार्मूला के हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड देखते हैं, थर्ड देखते हैं। एडिंग द डायरेक्ट टैक्स तो कह नहीं रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे हैं, तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। सब्ट्रैक्टिंग द डायरेक्ट टैक्स को नहीं घटाना है, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। फार्मूला में क्या होता है? यहाँ GNP ही होता है, ठीक। और GNP से माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा नेशनल इनकम फैक्टर कास्ट। लेकिन यहाँ NNP कह रहा है, तो यहाँ से डिप्रिसिएशन माइनस करके इसको इसको निकाल लेंगे NNP को, ठीक। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्विलिब्रियम ऑफ द रेशनल मोनोपोलिस्टिक विल बी एट द आउटपुट लेवल फेयर। जो मोनोपोलिस्टिक है, जो रेशनल मोनोपोलिस्टिक है, वो आउटपुट लेवल कहाँ पे अपना प्रोडक्शन करेगा, वो सब चीज़ बता रहा है, वो सब चीज़ हमको देखना है, क्या करना है, ठीक। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, बिल्कुल सही है। जो रेशनल प्रोड्यूसर वो क्या करेगा? प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तभी वो अपना क्या करेगा? अपना प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि यहाँ डिमांड है। इफ द मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव, मार्जिनल रेवेन्यू जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि जब ग्रेटर देन वन होगा तभी डिमांड होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये तो है, ये दोनों ऑप्शन ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस दी वन, यदि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस दिन वन होगा तो बहुत कम डिमांड है, तो प्रोडक्शन करेगा नहीं, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो पॉजिटिव होगा नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन, दोनों मतलब इस ऑप्शन को यदि हम सही कर रहे हैं, इस ऑप्शन को सही करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, और इसको सही करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों सही है, और थर्ड गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
Which of the following statement is related to the marginal theory? Marginal theory. हाँ, managerial theory. Sorry. Which of the following statement is related to the managerial theory of the firm is presented by बामेल और करेक्टेड? बामेल के थ्रू, बामेल मतलब बामेल ने मैनेजरियल थ्योरी में क्या चीज बोला है, क्या चीज इसमें करेक्ट है, उस चीज की बात कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर एक है, मतलब आंसर नंबर एक, हाँ, ऑप्शन नंबर एक है दी फर्म फॉलो द ऑब्जेक्टिव द मैक्सिमम सेल्स एंड मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि मैक्सिमम, वो चाहती है कि हम मैक्सिमम सेल करें और मैक्सिमम सेल के थ्रू हम टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करें, ना कि मार्जिनल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की बात करता है। ये कहता है कि हमको क्या करना है, हमको ज़्यादा सेल करना है और टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, मार्जिनल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं, दी फर्म विल गेट मैक्सिमाइज रेवेन्यू एट दी पॉइंट वेयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू वन। ये भी सही है, कह रहा है इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू वन हो, उस पॉइंट पर हम क्या करना है, अपना जो रेवेन्यू है उसको मैक्सिमाइज करना है। ये भी ठीक है। दी फर्म गिव्स दी फर्म गिव्स प्रायोरिटी टू द सेल ओवर प्रॉफिट। ऐसा नहीं करता ये फर्म जो है, इस चीज़ को प्रॉफिट नहीं, मतलब इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देती कि हमको प्रॉफिट के लिए सेल करना, ओवर प्रॉफिट के लिए सेल, मतलब सेल करना है, हमको प्रॉफिट के लिए बेचना है, इस चीज़ को नहीं बोलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो गया, तो एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक का कंपटीशन मतलब क्या चीज़ कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, ये तो होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेलिंग कास्ट, ये भी होता है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट, ये भी होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ नहीं होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ये इसमें नहीं होता है, इसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये जो होता है ये किस किसका पार्ट है? मोनोपोली का, मोनोपोली। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो गया। अब 97 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। Which of the following assumption the assumption of the specific factor model? स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल का एजम्पशन जो है उसमें हम देखते हैं, ये देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया एमपीपीएससी में वो ठीक ठाक टफ पूछा गया है, क्योंकि जो मॉडल कोई जल्दी पढ़ा भी नहीं होगा वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, हम ऐसा देख रहे हैं। ठीक, और बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। तो इस स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल को हम देखते हैं, उसमें उसमें लिया गया थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। देयर इज परफेक्ट कंपटीशन, ये भी सही है। इन कमोडिटी एंड फैक्टर मार्केट, दोनों मतलब जो कमोडिटी होता है, कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट, दोनों के बीच परफेक्ट कंपटीशन है, ये भी सही है। लेबर इज द सब्जेक्ट टू डिमनेजिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है यही इसका फीचर्स नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इज द प्रोडक्शन एक्स एंड वाई इज द नॉट आइडेंटिकल बोथ कंट्री, ये जो है ये इसका फीचर नहीं है, ये उसके जो एजप्शन है उसमें नहीं दिया गया था। ठीक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यही इसका नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कैपिटल होता है उसको फिक्स कर दिया जाता है, स्पेसिफिक मॉडल में उसको चेंज नहीं किया जाता, इसमें लेबर को चेंज किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ इसमें बताया गया है। इसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन का यूज होगा वो इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, ये मोटिवेटेड किससे है? ये मोटिवेटेड है थ्योरी ऑफ एचओ थ्योरी। ठीक, हेक्सर मॉडल से ये थ्योरी मोटिवेटेड है, वहीं से ये थ्योरी, उसी से थ्योरी से रिलेटेड ये थ्योरी बनाई गई है। और इस थ्योरी में क्या है, इस थ्योरी में यही सब चीज़ बताया गया है कि एक कैपिटल को फिक्स कर देंगे तो उस कैपिटल के बाद लेबर से कैसे प्रोडक्शन करेंगे, सब तमाम चीज़ें से बताने की कोशिश की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। कोटा आर रिजिड विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, बिल्कुल सही, कोटा रिजिड होता है क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। टैरिफ परमिट द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट टू चेंज द एडजस्टमेंट विल अकर द क्वांटिटीज विल एज वेल एज प्राइस। कह रहा टैरिफ लगाने से क्या होगा, जो इंपोर्ट करते हैं उसका जो एडजस्टमेंट है, उसकी जो व्यवस्था वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्वांटिटी चेंज हो जाएगा और प्राइस भी दोनों चेंज हो जाएगा। क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये मतलब सेकेंड सही है। ठीक, इट इज द टेम्परेचर इन द कंजेक्चर,
ठीक, कंजेक्चर मतलब अनुमान लगाना, इसका मतलब क्या, अनुमान। ठीक, इट इज टेम्पटेटिंग टू कंजेक्चर दैट इकोनॉमिक चेंज will therefore the lead the larger domestic price fluctuation under the tariff than under कोटा। कह रहा है कि यदि हम कोटा लगाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा होगा, मतलब किसके, टैरिफ की अपेक्षा। कह रहा है कोटा लगाएंगे तो टैरिफ की अपेक्षा, सॉरी, कोटा लगाने से टैरिफ की अपेक्षा प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोटा लगाने से प्राइस फ्लक्चुएशन होगा ही नहीं है। जब कोटा लगाएंगे तो कोटा से क्या होगा, कोटा से क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन होता है। क्वांटिटी को हम डिसाइड कर देंगे, केवल 6 बाइक आनी है तो 6 ही बाइक आएगी, इसके प्राइस प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। ट्रेड इंडिफरेंस पर मीड, जे मीड ने दिया था। ऑफर ऑफर कर्व एजवर्थ, मार्शल एंड एजवर्थ सही है। थ्योरी ऑफ अनइक्वल एक्शन, एमेनुअल, ये भी सही है। अब ये भी मोस्टली सही है, 70-80% ये भी सही है, लेकिन आपका नंबर यही होगा जो सही नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा है प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल, यहाँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी होता है तब पॉइजनर होता है। ठीक है, तो ये एकदम सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो सही नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व इज द मेजर्ड बाई। जो इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व है कैसे मेजर किया जाता है, तो ऑफर कर्व का जब इलास्टिसिटी निकालते हैं तो उसमें इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व इज इक्वल टू डेल्टा एम अपान डेल्टा एक्स। ठीक, इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट की आयात क्षमता, मतलब एक्सपोर्ट की, सॉरी, निर्यात की आयात क्षमता क्या है, मतलब एक्सपोर्ट के चेंज होने पर इंपोर्ट में क्या चेंज आएगा, उस चीज़ की बात करता है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर का। तो ऐसा देखेंगे कि प्रोपोर्शनल चेंज इन इंपोर्ट एंड प्रोपोर्शनल चेंज इन एक्सपोर्ट मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, क्योंकि यहाँ बात करता है कि निर्यात की आयात क्षमता है, आयात क्षमता है मतलब कितना कम निर्यात करके कितना ज़्यादा हम आयात कर लें। जब ऑफर कर्व को ऐसे हम बनाते हैं, ये कंट्री का हो गया, ये कंट्री ए का हो गया, ये कंट्री बी का हो गया, तो हम ऐसे टैरिफ लगाते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है, और इंपोर्ट क्या रहता है, इतना थोड़ा सा कम होता है। तो कम एक्सपोर्ट करके ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि जो टैरिफ लगाने के बाद क्या होता है कि हमारी एक्सपोर्ट की आयात क्षमता बढ़ गई है। ठीक है, कम एक्सपोर्ट करके ज़्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ क्या होता है, निर्यात की आयात क्षमता पता लगती है, वही चीज़ की बात करा। तो यहाँ क्या है, प्रोपोर्शनल चेंज इन इंपोर्ट प्रोपोर्शनल चेंज इन एक्सपोर्ट मल्टीप्लाई बाई 100, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, देखिए ये करेक्ट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं ये क्वेश्चन। ठीक, इफ द डिमांड फंक्शन ऑफ ए मोनोप्लास्टिक इज द इतना एंड कॉस्ट फंक्शन इतना, देन द क्वांटिटी ऑफ, क्या कह रहा है, देन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कह रहा है इसमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्या होगी जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, वो चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कहाँ हमारा होगा, जहाँ एम आर बराबर एम सी होगा, एम आर बराबर एम सी, वहाँ हम क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पर होंगे। ठीक, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होगा, या पाई बराबर टी आर माइनस टी सी कर लें। ठीक, तो दोनों से करेंगे तो निकल ही जाएगा, तो हम करते हैं किससे, एम आर बराबर एम सी से करते हैं। ठीक, हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो हम हमारे पास दिया है पी, पी मतलब ए आर इज इक्वल टू, ए आर इज इक्वल टू 100 - 2 क्यू, और टी सी इज इक्वल टू क्या दिया है, 50 + 20 क्यूब। ठीक है,
हमको क्या करना है, एम आर बराबर एम सी करना है, क्योंकि क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ये है ए आर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे टी आर में। टी आर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर मल्टीप्लाई बाई क्यू। ए आर में क्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी आर हो जाएगा। ए आर इतना है, ए आर में क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 100 क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर। ठीक। अब हमको क्या चाहिए, एम आर चाहिए, तो टी आर से हम कन्वर्ट करेंगे एम आर में। तो एम आर कैसे निकलेगा, इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो एम आर निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा क्यू कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये क्या है, 2 क्यू स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, 2 क्यू स्क्वायर। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आगे जाएगा, 4 क्यू हो जाएगा। ठीक। अब हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया एम आर। अब हम किसको फाइंड आउट करेंगे, एम सी। यहाँ से निकालेंगे एम सी। एम सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 50 जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू है, जीरो हो जाएगा। प्लस ये कितना है, 20 क्यू, क्या है, 20 क्यू, अच्छा 20 क्यू, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक। अब एम आर बराबर एम सी करेंगे, एम आर हमारा कितना है, ये है, एम सी क्या है, ये है, इसके बराबर इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 4 क्यू, ये क्या है, 4 क्यू है, इक्वल टू 20। ये कितना हो जाएगा, इसको इस साइड कर देंगे, इसको इस साइड, ये हो जाएगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 4 क्यू। ये कितना हो जाएगा, 80। ये क्या हो जाएगा, 4 क्यू। यहाँ से क्यू बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/4। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, 20। तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कितना हुआ, 20। 20 पर हमारा क्या होगा, यदि हम 20 यूनिट का प्रोडक्शन करें तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखते हैं इन दी मॉडल, इतना इतना इतना, तो क्या पूछ रहा है, लीनियर ग्रोथ आउट एल एल एन वाई टी इज इक्वल टू बीटा वन बीटा टू यू टी वी टू। तो बीटा टू इज नोन एज, कह रहा बीटा टू को किस चीज़ के नाम से जानेंगे, ठीक है, मतलब बीटा टू क्या है, लीनियर ग्रोथ, लीनियर रेट ऑफ ग्रोथ, इंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ, कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ, क्वाड्रेटिक ग्रोथ रेट। देखिए ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 107, 107 नंबर क्वेश्चन, द स्टेटमेंट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो कह रहा है कि मीन प्लस माइनस 2 सिग्मा कवर द 95%। देखिए जब हम करते हैं कि सिग्मा, केवल सिग्मा कवर करता है कितना, कुछ करता है 66% के आसपास, केवल सिग्मा रहेगा। और जब 2 सिग्मा कर देते हैं तो ये 95% कवर करता है, और जब 3 सिग्मा कर देते हैं तो ये करता है 99% कवर करने लगता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, ये 95% के आसपास करने लगता है 2 सिग्मा। फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल आर, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल आर इक्विडिस्टेंट। हाँ फर्स्ट, जैसे मान लो कि ये क्या है, ये हमारा एक लाइन है, इसको यहाँ से एक मान लो Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया, ठीक है, और ये हमारा Q3 हो गया, ये Q1, ये Q2, ये Q3। तो ये जो क्वार्टाइल है, देखिए ये क्वार्टाइल और ये क्वार्टाइल, ये इक्यू डिस्टेंस होता है, इन दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। जैसे मान लो इस पाई को बांटना है, तो इसको 4 भाग में बांटना है, तो इसमें हम 3 पाई लगाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो कह रहा है कि फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन, ठीक है। मीडियन के द्वारा इन इन दोनों का जो मतलब जो बांटने का तरीका हो, क्या होता है, इक्यू डिस्टेंस होता है। कहने का मतलब होता है कि समान होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है। द हाईएस्ट ऑफ नॉर्मल कर्व, द हाईएस्ट ऑफ द नॉर्मल कर्व इज द इट इज मैक्सिमम एट द मोड, ये भी ऑप्शन सही है। जो नॉर्मल कर्व होता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, इसका हाईएस्ट जो पीक होता है मोड पे ही होता है, क्या पर होता है, मोड पे होता है, जेड इज इक्वल टू मोड, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑल
ऑल ऑप्शन सही है, 1 2 3 तीनों करेक्ट है। ठीक, इस चीज को देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। द डिमांड फंक्शन इतना दिया है, देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, फार्मूला क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी वाई क्यू। ये हमारा क्या है? ये हमारा फार्मूला है। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी ये हमारा क्या है? ये हमारा क्यू है। इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो करेंगे एक बार डिफरेंशियल, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी के सापेक्ष करते हैं, कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 25 जीरो हो जाएगा, ये बचेगा -4, ये क्या हो जाएगा? +2p। ठीक, p बराबर वैल्यू हमको दिया है, q बराबर निकालना है। इस p की वैल्यू इसमें डाल दें तो q बराबर वैल्यू निकल जाएगी 25 -4, p की वैल्यू 5 है, प्लस p की वैल्यू 5 रख देते हैं, कितना आ जाएगा? 25 -20 प्लस 25, ये कितना हो गया? 25 25 50 -20 इक्वल टू 30। ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। डेल्टा क्यू पान डेल्टा पी की वैल्यू कितना आई? माइनस, देखिए इसको कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू में क्या है? पी की वैल्यू हमको पता है, इसको रख देंगे -4 +2p, -4 +10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको इसको माइनस कर देंगे, -4 को 10 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6। ठीक, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू कितना आई? 6 आ गई, 6 रख देंगे, प्लस मल्टीप्लाई पी की वैल्यू कितना है? 5 दिया है, 5 को रख देंगे। क्यू की वैल्यू कितना आएगी? क्यू बराबर जो वैल्यू निकल के आएगी कितना आएगी? 30, 30 यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, इसको कट करेंगे, 5 6 30, 6 आ जाएगा, 6 6 कट कर देंगे, वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है क्या? प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? प्रोड्यूसर सरप्लस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको जाना पड़ेगा किसमें? पीपीटी में। ठीक, वहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पेस उतना नहीं है, तो वहाँ पे चलना पड़ेगा थोड़ा सा। ये हमारा क्या है? ये हमारा है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ स्पेस है। देखिए पी डी इज इक्वल टू क्या दिया है? पी डी इज इक्वल टू 3x² -20x +5। ठीक है, और पी एस इज इक्वल टू प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू 15 +9x। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि हमको फाइंड आउट करना है प्रोड्यूसर सरप्लस। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू पी एक्स माइनस पोस्ट इंटीग्रेशन पी एस। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? पहले एक बार पी एक्स निकाल लेंगे। देखिए फार्मूला थोड़ा सही से लिखते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू पी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पी पी एस पी एस मतलब ये वैल्यू जो है यहाँ लिखी जाएगी पी एस, इसलिए हम पी एस लिख लें। ठीक,
ये हमारा क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला है। अब पहले हम क्या निकालेंगे, एक बार पी निकाल लेंगे, एक बार एक्स निकाल लेंगे, क्योंकि पी एक्स की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी। तो पी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, डिमांड बराबर सप्लाई करना होगा, क्योंकि ये प्रोड्यूसर डिमांड है, ये क्या नाम है, सॉरी, हाँ ये प्रोड्यूसर सप्लाई है, और ये क्या है, कंज्यूमर डिमांड है। ठीक, ये प्रोड्यूसर सप्लाई है, ये हमारा कंज्यूमर डिमांड है। तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई करना होगा। क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 20x प्लस 5 इज इक्वल टू 15 प्लस 9x। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x², इसको इस साइड कर देंगे, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -29x। इसको इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा कितना, -10। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ सॉल्व करेंगे, 3x² माइनस 29x -10। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ 90 -29 ही आ जाए। तो हम ऐसा करेंगे, 3x² माइनस 30x प्लस x -10। अब प्लस x को इसमें से माइनस कर देंगे तो -29 ही x ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, यहाँ से 3x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x -10। यहाँ कितना हो जाएगा, +1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x -10। यहाँ हो जाएगा 3x + 1, और यहाँ हो जाएगा x -10। यहाँ x बराबर करेंगे तो -1/3, और यहाँ आ जाएगा x बराबर 10। जो पॉजिटिव वैल्यू है वही वैल्यू लेंगे। ठीक, और जो नेगेटिव वैल्यू इसको छोड़ देंगे, तो x बराबर 10 हम ले लेंगे। ठीक, तो हमारा जो x आ गया वो कितना आ गया, 10 आ गया। अब प्राइस क्या है, अब प्राइस पता करना है, तो x की वैल्यू रख देंगे, तो पी एस इज इक्वल टू क्या है, 15 + 9x। यहाँ 10 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ x बराबर 10 पुट करेंगे, तो 9 × 10 कितना हो जाएगा, 15 + 90 105। जो हमारा पी एस आया वो हमारा कितना आया, जो प्राइस आया, ये प्राइस, ठीक है, ये प्राइस कितना आ गया, 105 आ गया। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे। तो पी एस इज इक्वल टू, पी की वैल्यू कितना है, 105। एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स की जो वैल्यू हमारी है वो दिया है 10, 10 रख देंगे। ठीक, माइनस ये वैल्यू जो है, जो प्रोड्यूसर सरप्लस पी एस, इसकी वैल्यू पूरा पुट कर देंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड आउट करना है। कितना हो जाएगा, 15 + 9x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 1050 माइनस इसका इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15x²/2 प्लस 9x²/2। ठीक, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1050 माइनस, अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, 15x², x बराबर कितना है, 100 है, सॉरी x बराबर 10 है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, माइनस प्लस यहाँ करेंगे 9, x की वैल्यू रखेंगे 10, तो 10 दहम 100, 100 हो जाएगा, तो यहाँ डबल जीरो कर देंगे, वैसे ही यहाँ पे डबल जीरो किया। ठीक, अपन 2 माइनस, अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको आ जाएगा 2 × 7 = 14, 1 हासिल 2 × 5 = 10, 750
इसको कट करें कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक, अब देखते हैं हम इसको। अब देखते हैं, तो इसको और इसको ऐड कर लेंगे, दोनों प्लस में इसको और इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 0 5 5 10। तो एक एक इधर चला जाएगा, ये कितना होगा, 4 1 5, और ये हो जाएगा 1500 माइनस 750। इसको करें कितना आ जाएगा, 0 5। ठीक, और और यहाँ कितना आ जाएगा, अ, हाँ, इधर बचा 14, तो 750, 750, 750, 750। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं अभी। 850 है, 750 है, थोड़ा सा चेक करते हैं इसको। देखिए, इसमें गलती की बात करें तो यहाँ पे हमारी गलती हो गई है। देखिए, इस डिफरेंशियल कर रहे हैं, ये डिफरेंशियल में गलती हुई है, तो इसको फिर से यहाँ से करना शुरू करते हैं सही से। ठीक, यहाँ डिफरेंशियल में गलती हुई जिसकी वजह से आंसर हमारा गलत आ गया। अब देखते हैं। देखिए, ये कितना हो गया, ये हो गया 1050। ठीक, माइनस, अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशियल नहीं इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा, 15x। क्या होगा, 15x, ये कितना हो जाएगा, प्लस 9x² बाई 2। ठीक है, अब ये सही है। अब वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू हम कितना लेते हैं, x टेंड टू 0। लिमिट क्या है, x टेंड टू 0। तो x की वैल्यू कितना है, 10 है। ठीक है, अब x की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, 1050 माइनस 150 प्लस 900, क्योंकि इसमें 10 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा यहाँ, 1050 माइनस 105 प्लस 900/2। 1050 माइनस 150 प्लस 450। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 450। ठीक है, अब इसको इसमें से जोड़ देंगे, ये माइनस में है, बाकी ये प्लस में है। ये कितना हो जाएगा, 0 0, हाँ ठीक है, 5 15 सिक्के 0 से, ये हो जाएगा 1200। ठीक है, माइनस प्लस 450। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 4 12, और 750, 750। फिर कुछ गड़बड़ हुआ क्या, आंसर कितना है, 850। 1 मिनट, यहाँ क्या गलत कर रहे हैं अभी। हाँ, देखिए, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होने से क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ क्या है, जब ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस हो गया, और यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। ठीक, अब कितना होगा, 1050 माइनस 600, कितना हो गया, 600। हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, 450। ठीक, आंसर क्या आया, 450।
ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या था आगे। देखिए इसमें इसमें क्या सही है, इसमें सही है 450, ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी हमने इसको देखा, खैर थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता रहा, लेकिन फाइनली आंसर आ ही गया। ठीक, ऑप्शन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, जिसमें हमको दिया है कि व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन मोर देन टू। कह रहा है कि यदि हम कोई हाँ, बाय द थ्रोइंग एन ऑर्डिनरी डाइस, एक ऑर्डिनरी डाइस, एक साधारण पासा हम फेंकते हैं, तो उसमें कह रहा है मोर देन टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मोर देन टू मतलब एक पासा फेंकेंगे तो कितना आ जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः तक आएगा, तो छः तक होता है। मोर देन टू का कह रहा है इतना, मोर देन टू मतलब तीन, चार, पाँच, इस सब की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम। क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम एंड टोटल इवेंट। क्या होता है, टोटल इवेंट। ठीक, फेवरेबल आउटकम एंड टोटल इवेंट। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, एक, दो, तीन, चार, चार है। और टोटल इवेंट कितना है, सिक्स है, तो सिक्स लिख देंगे। क्या हो जाएगा, दो दूनी चार एंड दो तिहाई छः, कितना हो जाएगा, 2/3। आंसर क्या है, बी, बी नंबर सही है। टाइप वन एरर, टाइप वन एरर क्या कहता है, टाइप वन एरर ये कहता है कि यदि हमारा नल हाइपोथेसिस सही हो और उसको रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट द ट्रू हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें कह रहा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आज रिस्पेक्टिवली क्या होता है। तो मीन क्या होता है, एनपी होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, एनपीक्यू होता है। जबकि वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू। ये हमारा क्या होता है, वेरिएंस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नॉट अप्लीकेबल, जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अपवर्जन का नियम है, ये पब्लिक गुड्स में एक्टिवेट नहीं होता, तो सोशल गुड्स में एक्टिवेट नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही है। Which interest payment are subtract from the gross physical deficit। कह रहा है ग्रास फिजिकल डिफिसिट इज इक्वल टू होता है, ग्रास फिजिकल डिफिसिट इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, प्राइमरी डिफिसिट, सॉरी, ग्रास फिजिकल डिफिसिट इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट होता है। ठीक, और फिजिकल डिफिसिट में से यदि हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्राइमरी डिफिसिट। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ग्रास फिजिकल डिफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ग्रास फिजिकल डिफिसिट। ग्रास फिजिकल डिफिसिट जो है, ग्रास फिजिकल डिफिसिट ही हमारा क्या है, फिजिकल डिफिसिट है। फिजिकल डिफिसिट में से यदि हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्राइमरी डिफिसिट। ऑप्शन नंबर सी सही है। जीरो बेस बजटिंग वाज स्टार्टेड 1973, रॉबर्ट पीटर्स फायर इन अमेरिका, प्राइवेट कमर्शियल बैंक इन अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए फंक्शनल फाइनेंसिंग जो है, कार्यात्मक वित्त, इसको तो किसने दिया था, एपी लर्नर ने दिया था। और एक्टिव फाइनेंस जो है, एक्टिव फाइनेंस जो है उसको बलजीत सिंह ने दिया था। इसको तो किसने दिया था, बलजीत सिंह। इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, इसको किसने दिया था, बैगनर ने दिया था। और मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, डाल्टन ने दिया था। ठीक, हु थीसिस वाज द टाइटल द प्रोविजन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड एम्पिरिकल फाइनेंस द ब्रिटिल इंडिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो थीसिस पर आरबीआई की स्थापना हुई है। ठीक, प्रॉब्लम ऑफ रुपीस उनकी बुक है, उसी की उनकी जो थीसिस है उसी के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई है। हु यूज द टर्म ऑफ ग्राम सर्वोदय, ग्राम सर्वोदय का जो यूज किया था वो एम के महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, इन दी हिज फिलोसफी, एम के महात्मा गांधी। ठीक है, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। वॉलेंट्री एक्सचेंज थ्योरी द पब्लिक एक्सपेंडिचर ई प्रपोज बाई, जो वॉलेंट्री एक्सचेंज है वो थ्योरी पर प्रपोज किया था किसने, एलेक रिंडाल ने। एलेक रिंडाल ने कहा था, एरिक रिंडाल ने कहा था कि जितना हम टैक्स पे करेंगे उतना हम बेनिफिट उठाएंगे। तो इनका कहने का मतलब था जितना हम टैक्स पे करेंगे उतना हमको बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रपोर्शन में हम टैक्स देंगे उस प्रपोर्शन में हमको बेनिफिट भी मिलना चाहिए। ऐसा बात करते हैं कौन,
एरिक रिंडाल। Which economist the think was the related the अंत्योदय योजना? ये दीनदयाल कहीं होंगे, वही सही होंगे। दीनदयाल उपाध्याय जो हैं वो किससे रिलेटेड है? अंत्योदय योजना से रिलेटेड है। Which of the following terms is the not used by the capital market? कौन सा इसमें कैपिटल मार्केट में नहीं यूज किया था? शेयर द इंडस्ट्री यूनिट, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये किसमें कैपिटल मार्केट में यूज नहीं किया जाता। Which of the following is the not correct regarding the इलेक्ट्रॉनिक मनी? अच्छा ये क्वेश्चन हमको भी नहीं पता, ये छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या? प्रोविजनरी नोट, ट्रेजरी बिल, मॉर्टेज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या है? प्रोविजनरी नोट्स है, ट्रेजरी बिल है, मॉर्टेज, ये सब क्या है? कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये क्या है? कैपिटल मार्केट, ठीक। तो एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122। एम इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर एम इज टोटल मनी सप्लाई। तो कह रहा है हाई पावर, क्या कह रहा है? हाई पावर एच मनी, एच हाई पावर मनी है, एम एम जो है टोटल मनी सप्लाई है, एम जो है ये मनी मल्टीप्लायर है। देन द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर का जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू होता है एम अपान एच, ठीक है। ऐसा कहीं लिखा हो तो वही सही है हमारा। ऑप्शन नंबर बी में ऐसा लिखा है तो ये एम अपान एच, सॉरी ये तो एच अपान एम लिखा है, ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। द रेट ऑफ बिलो हुई द इन्फ्लेशन रेट ऑफ द डिक्रीज, कर द रेट ऑफ बिलो हुई द इन्फ्लेशन रेट ऑफ डिक्रीज। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब नीचे है जब इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज होता है, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज तब होगा जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ क्या रहना चाहिए? इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। द रेट ऑफ व्हिच द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल, ये सही है। क्योंकि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ होता है वहाँ पर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड एक्चुअल इन्फ्लेशन दोनों इक्वल होता है। द रेट, इसीलिए हमारा जो फिलिप्स कर्व, जो हमारा ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व ऐसे हो जाता है। द रेट एट which the economy usually service because the structural plus, ये गलत है। ऑप्शन नंबर केवल सेकंड सही है और कोई नहीं सही है। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो कोई नहीं है, तो सब ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर केवल सेकंड सही है। Which of the following statement is not correct regarding cooperative bank? कोऑपरेटिव बैंक के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है? These banks are the registered under the cooperative society at the central government. RBI the regulatory at the supremacy authority of central government. ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। If the marginal propensity to import is zero, what the happens the foreign trade multiplier? Foreign trade multiplier का फार्मूला KF is equal to 1 अपान क्या था? 1 अपान 1 माइनस सी एंड 1 माइनस, सॉरी देखिए यहाँ लिखते हैं KF इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस सी माइनस आई प्लस एम। तो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है इम्पोर्ट जो है वो जीरो है। इम्पोर्ट को हम जीरो कर दें तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? 1 अपान 1 माइनस आई माइनस इन्वेस्टमेंट। तो क्या होगा? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होगा? इट इज बिकम इक्वल टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लायर, समान मल्टीप्लायर के ही बराबर होगा। क्योंकि ये जीरो हो गया ये वाला, तो ये मल्टीप्लायर जैसे होता है उसी तरीके तो वही है, तो क्या दिक्कत है? तो ऑप्शन नंबर ये सही है।
या ग्रेटर देन, ऐसा कुछ होगा नहीं। इट इज जीरो, ऐसा कुछ, बिकॉज लेस मल्टीप्लाई, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। द आई एस कर्व रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन इन इंटरेस्ट रेट करता है इट। आई एस कर्व को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इनकम होगा, यहाँ आर होगा, ठीक है, और आई एस कर्व ऐसे होगा तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग, इंटरेस्ट रेट, इनकम, इंटरेस्ट रेट एंड सेविंग, इंटरेस्ट रेट, इनकम, वेयर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। आई एस कर्व जो होता है इसके हर पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होता है, इसके हर पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होता है। इंटरेस्ट रेट एंड इनकम वेयर इन्वेस्ट, कह रहा है इंटरेस्ट रेट एंड इनकम वेयर, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एंड सेविंग, तो ये सही है, ये इंटरेस्ट रेट है और ये इनकम है, तो ये कहाँ पर इक्वल होगा, जहाँ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इज इक्वल होगा, वहीं हमारा इंटरेस्ट रेट और इनकम डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन ऐसा लिखा ही नहीं गया है। ठीक है, यहाँ मनी सप्लाई, मनी डिमांड, ये एल एम का पार्ट है, तो ये गलत हो गया वैसे ही, तो ए नंबर हमारा सही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब गलत है, ये सब लिखा ही नहीं। इंटरेस्ट एंड मनी, ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक, इसमें कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हूँ 125 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन द कंजप्शन फंक्शन, इतना दिया है जिसमें कह रहा है, तो डिस्पोजेबल इनकम क्या है, तो डिस्पोजेबल इनकम कितना लिखा है, 0.75, तो ये हमारा क्या है, डिस्पोजेबल इनकम, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मिचेल टोराडो, अंडर डेवलप अंडर डेवलपमेंट परसिस्टेड ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, किस फैक्टर के कारण, मतलब कोई चीज़ अंडर डेवलप रहता है, कोई कंट्री अंडर डेवलपमेंट, कोई कंट्री अंडर डेवलप रह जाती है, किस फैक्टर के कारण, वो क्या फैक्टर है, ओनली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ओनली लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, ओनली लैक ऑफ कैपिटल, तो इसमें कौन सा फैक्टर है जिसके कारण, मतलब मिचेल टोराडो कहते हैं कि कोई कंट्री क्या अंडर डेवलपमेंट रह जाती है, तो ओनली पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण तो ऐसा होगा नहीं, ओनली लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, ओनली लैक ऑफ कैपिटल। देखिए किसी एक फैक्टर के कारण तो होगा नहीं, तो ओनली वाला जितना लिखा है वो ऑप्शन तो होगा नहीं, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, ये ऑप्शन, यही ऑप्शन आई थिंक होना चाहिए कि ये ठीक होगा, ये इस ऑप्शन में कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा, तो इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक। हाँ ये ठीक है, इसमें क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जो है यही है जिसके कारण क्या होता है, कोई डेवलप कोई कंट्री जो है अंडर डेवलप रह जाती है, यहाँ वो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर सही से नहीं होते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर सही से रहेंगे तो क्या होगा कि नहीं होगा, मतलब कंट्री डेवलपमेंट, उसका उस कंट्री का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, इफ द कंजप्शन फंक्शन इतना, इन्वेस्टमेंट इतना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना है, टैक्स इतना है, तो क्या बचा, गिवन, अच्छा इतना दिया है, ठीक, तो देन व्हाट विल बी इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट क्या होगा, करा, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम पीपीटी में देखते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, तो पीपीटी में जाएंगे, वहाँ सही स्पेस होगा, वहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कंजप्शन इज इक्वल टू 20 प्लस 0.80 वाई डी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 50, ठीक, गवर्नमेंट इज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 20, टैक्स इज इक्वल टू 10। अब हमको फाइंड आउट करना है क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट, मतलब आउटपुट क्या होता है, हमारी इनकम होती है, जितना आउटपुट होगा वही हमारी इनकम होगी। ठीक है, वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या होता है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ठीक, ये हमारा फार्मूला है, यही हमको फाइंड आउट करना है। अब क्या है कि हमारे को यहाँ दिया है वाई डी, कंजप्शन इज इक्वल टू लिखेंगे सी प्लस 0.08 वाई डी। अब वाई डी जो होता है, जैसे यहाँ वाई है, आउटपुट है, जो हाँ वाई डी है, यदि यहाँ वैल्यू भी रखेंगे तो वाई डी से इसको वाई को माइनस नहीं कर पाएंगे, क्यों, वाई डी क्या है, वाई डी हमारा जो है, ये हमारा
ये हमारा एक्सपेंड, एक मिनट, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, मतलब टैक्स को माइनस करने के बाद जो हमारा डिस्पोजेबल इनकम है, ये हमारा क्या है, डिस्पोजेबल, मतलब डिस्पोजेबल इनकम है, जो इनकम हम खर्च कर सकते हैं। जैसे हमारी एक इनकम हुई टोटल इनकम, तो टोटल इनकम जो होती है उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, उसके बाद जो इनकम बचेगी वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, वही हमारा खर्च करने योग्य इनकम है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि y डी इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टैक्स। तो टोटल इनकम से यदि हम टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो y डी इज इक्वल टू, अब टोटल इनकम तो हमको पता नहीं, इसको y लिख देंगे, टैक्स कितना है, टैक्स हमारा कितना दिया है, 10, तो 10 रख देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, 10, ठीक। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, यहाँ पे वाई डी की प्लेस पे, ठीक। देखिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं। c इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8। अब वाई डी की प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये है वाई डी, ठीक है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक। इक्वेशन टू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस 10, ठीक है। अब ये हो गया y माइनस 10। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8y माइनस, इसमें इसका मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, 12 या 12, 0.8y, ठीक है। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितना है, 12 प्लस 0.8y प्लस आई की वैल्यू कितना है, 50, 50 को पुट कर देंगे, प्लस जी की वैल्यू कितना है, 20, 20 पुट कर देंगे, ठीक। और कुछ तो है नहीं, टैक्स को पहले ही माइनस कर दिए हैं। अब देखिए ये क्या है, 0.8y, इस वैल्यू को इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये है y। तो ये वाई पूरा 1 है, तो 1 में से माइनस हो जाएगा 0.8y, तो कितना हो जाएगा, 0.2y इज इक्वल टू, और पूरे को जोड़ लेंगे, 50, 60, 70, 70, 10, 80, 80, 2, 82, ठीक है, 82। ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 820/2, क्योंकि ये 0.2 था तो इसको नीचे जाएंगे 0.1, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 10 का, तो 2 हो जाएगा। इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 एकने 2, 410, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 410। और यही हमारा क्या हुआ, टोटल आउटपुट हुआ हमारा, ठीक, या टोटल इनकम, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर, आंसर ये हमारा हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू किंजल बर्गर इकोनॉमिक्स ग्रोथ रिफर्स स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इंक्रीज द आउटपुट इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन नहीं मालूम है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which statement not correct, कह रहा not correct regarding the assumption Higgs business cycle theory, Higgs business cycle theory के अनुसार कौन सा assumption सही नहीं है। The upper limit of the explanation full employment, ये ठीक है। Even after entering the recession autonomous investment continue grow nearly the constant rate, autonomous investment, चलो ये ठीक लग रहा है। The accelerator remain active all stage of business cycle but multiply cases to function recession, multiplies चेंज दी कंजप्शन इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट। कह रहा है कि जो हमारा एक्सीलेटर है वो ऑल स्टेज में एक्टिव रहता है, जबकि मल्टीप्लायर जो है वो कुछ केसेस में एक्टिवेट होता है, ऐसा नहीं है, ये भी एक्टिवेट रहता है। तो यही जो है हमारा
जो सही मतलब करेक्ट, जो नॉट करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी है, ठीक है। ये सब ऑप्शन जो है ये सही है, ये सही है, बस इसमें नॉट करेक्ट है, तो ये ऑप्शन जो है ये हमारा नॉट करेक्ट है। क्योंकि मल्टीप्लायर भी एक्टिवेट रहता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक्सीलेटर एक्टिवेट रहता है और मल्टीप्लायर कुछ केस में एक्टिवेट रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। Which of the following the assumption on the मुंडा फ्लेमिंग इनकरेक्ट, कह रहा है मुंडा फ्लेमिंग मॉडल का कौन कौन सा एजम्पशन है जो इनकरेक्ट है। चेंज इन द साइज ऑफ बजट सरप्लस कैन बी ट्रेटेड एंड द इंडेक्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, कह रहा फिजिकल पॉलिसी के द्वारा बजट सरप्लस चेंज हो सकता है, हाँ ये सब चीज़ हो सकता है, ये तो ठीक है। चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी द इंडेक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा भी चेंज हो सकता है, ये भी ठीक है। एक्सपोर्ट आर द एक्सोजीनियस, एक्सपोर्ट आर द एक्सोजीनियस, ये भी ठीक है। गिवन एंड द इंपोर्ट ऑफ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम, देखिए अब इम्पोर्ट जो है ये फंक्शन है क्या है, इनकम का है। इम्पोर्ट इज द फंक्शन ऑफ इनकम, इम्पोर्ट इम्पोर्ट इज द फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम के चेंज होने पर इम्पोर्ट चेंज होगा, क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो हम ज़्यादा चीज़ का डिमांड करेंगे, इम्पोर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन इनकम के चेंज होने पर एक्सपोर्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट क्या है, एक्सोजेशनली डिटरमाइन है, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। फॉरेन कैपिटल इज नॉट सेंसिटिव टू मूवमेंट मूवमेंट इन द डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये गलत है, नॉट नहीं होगा, ये सेंसिटिव होता है। फॉरेन कैपिटल जो सेंसिटिव टू मूवमेंट इन द डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ऐसा होता है, तो ये नॉट लिखा है, ये नॉट लिखा है, इसी कारण क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। Which of the following not correct the regarding regional rural bank, रीजनल रूरल बैंक के रिगार्डिंग कौन सा इसमें नहीं सही है। दे वेयर द इस्टेब्लिश द बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन नरसिंघम वर्किंग ग्रुप, ये नरसिंघम वर्किंग ग्रुप के द्वारा ये रिकमेंडेशन नहीं दिया गया था, इसलिए यही हमारा इनकरेक्ट है, यही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक, इनकरेक्ट ऑप्शन। बाकी ये ठीक है, ये ठीक है, ये सब ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कमर्शियल बैंक, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कैन बी क्रिएटेड लिक्विडिटी बट कैन नॉट क्रिएटेड मनी, नॉन फाइनेंशियल intermediate can be created liquidity but can not created money, अच्छा लिक्विडिटी को क्रिएट कर सकते हैं, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, ठीक, क्योंकि मनी की सप्लाई को नहीं क्रिएट कर सकते। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इंसिस्ट टू हायर कोलेटरल देन बैंक, हाँ ये भी ठीक है कि नॉन फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है क्या करते हैं अदर बैंक की अपेक्षा, जैसे जो ऐसे बैंक हैं जो कमर्शियल बैंक है उनकी अपेक्षा ये हाई कोलेटरल अपने पास रखवाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ देते हैं। बोथ कमर्शियल बैंक्स नॉन फाइनेंशियल बैंक इंटरमीडिएट क्रिएटेड डिमांड डिपॉजिट, बोथ नहीं करते, दोनों नहीं करते, केवल कमर्शियल बैंक जो है वो ऐसा चीज करता है, वो डिमांड क्रिएट करता है, और मतलब क्रिएटेड डिमांड डिपॉजिट, वही मतलब मांग जमा को स्वीकार करता है, जबकि नॉन फाइनेंशियल बैंक जो होते हैं वो मांग जमा को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, और लोन नहीं, लोन प्रोवाइड करते हैं लेकिन मांग जमा को ऐसा कुछ स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक। बारिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, ठीक, तो ये सेंट्रल बैंक द्वारा बारोइंग नहीं करता, जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सेंट्रल बैंक द्वारा बारोइंग नहीं करते हैं, केवल कमर्शियल बैंक करते हैं, ठीक है। और मांग जमा जो स्वीकार की जाती है वो कमर्शियल बैंक द्वारा की जाती है, ना कि नॉन फाइनेंशियल, तो ये गलत, ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो, एक और दो सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन भी छोड़ते हैं, ये कुछ अजीब टाइप क्वेश्चन है, ये भी छोड़ते हैं। ये तो बड़ा यूनिक क्वेश्चन आया है जो कि अभी ऐसे सॉल्व नहीं किया रैंडमली, तो इसको बाद में किया जाएगा अभी कोई वैसा वीडियो में, ठीक, जो डाउट सेशन आएगा उसमें। 136 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिपोर्ट पब्लिश बाय द ब्रुकलैंड कमीशन, जो ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट कर पब्लिश करता है उसका क्या नाम है, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा भविष्य, ठीक है, हमारा साझा भविष्य, हमारा कॉमन भविष्य, ठीक है, उस चीज की बात करता है, उस चीज की रिपोर्ट पब्लिश करता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन व्हाट आर द causes underdeveloped economy get the trapped in the low level equilibrium, वह कौन सा कारण जिसके कारण कि हमारी इकोनॉमी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंसी रहती है, ठीक है। हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं कि इससे इकोनॉमी ग्रोथ करेगा। हायर टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं होगा। हायर
हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी नहीं होगा। हाई कोरिलेशन बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये ऑप्शन सही है। क्योंकि इसी के कारण क्या होता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लो इनकम बढ़ी और पॉपुलेशन भी बढ़ गया, एक ऐसे इनकम बढ़ी एक से और एक से पॉपुलेशन भी बढ़ गया, तो वैल्यू जो रह गई वही रह गई, या पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया तो कम हो गई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन। हु डेवलप्ड द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI, फिजिकल क्वांटिटी लाइफ इंडेक्स, इसको किसने डेवलप किया? तो इसको डेवलप किया था 1970 में। कौन? मैरिस डी मैरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। Which factor contribute to the increase in the net output in the mid model? मिड मॉडल में नेट आउटपुट कैसे इंक्रीज होगा, उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। क्या कंट्रीब्यूट करता है जिससे नेट आउटपुट हमारा इंक्रीज होता है? दी इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दी इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक एंड लेबर फॉर द टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। यही ऑप्शन ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, लेबर फोर्स एंड टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस करेंगे तो हमारा क्या क्या हो जाएगा? इंक्रीज द नेट आउटपुट, नेट आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। द इंक्रीज द टैक्स, ये सब होगा नहीं। द इंक्रीज द बेज विदाउट राइज इन द प्रोडक्टिविटी, ये सब ऑप्शन गलत। ठीक। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर इन द फॉलोइंग द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी द एड्रेस द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कार्बन टैक्स सब्सिडाइज द, ये क्वेश्चन छोड़ते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग द लेविस मॉडल सरप्लस लेबर ट्रांसफर बिल कंटिन्यू अंटिल इंडस्ट्रियल बेज, इसको देखते हैं कि लेविस मॉडल में जो सरप्लस लेबर होता है वो ट्रांसफर होता है फिर, मतलब ट्रांसफर होगा कंटिन्यूअस कब तक, मतलब कब तक ट्रांसफर होगा और कब रुक जाएगा। ठीक है। इंडस्ट्रियल बेज फॉल ड्यू टू एक्सेसिव लेबर सप्लाई, इंडस्ट्रियल बेज फॉल हो जाएगा जब लेबर सप्लाई ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसा कुछ तो बोला नहीं गया। ऑल सरप्लस रूरल लेबर इन अब्जॉर्ब इनटू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि जितना सरप्लस रूरल रूरल लेबर होगा वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या कर लिया गया? अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। द गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट की ये सबकी बात ही नहीं की है। कैपिटल एकुमुलेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू कोच थ्योरम, वॉलेंट्री एग्रीमेंट आर यूज to impose tax to avoid the making the any party worse off due to change in the resource use, to enforcement government regulation to facilitate property sales। कोई कोई थ्योरम में क्या हो, वॉलेंट्री जो स्वैच्छिक एग्रीमेंट होता है वो कैसे यूज किया जाता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है। इनफोर्स गवर्नमेंट रेगुलेशन टू अवॉइड द मेकिंग एनी पार्टी वर्स ड्यू टू चेंज इन द रिसोर्स यूज, टू इम्पोज टैक्स, इसमें टैक्स इम्पोज की बात ऐसा कुछ तो किया नहीं गया, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। टू फैसिलिटी टू फैसिलेट प्रॉपर्टी से, ऐसा भी नहीं कुछ है। ऑप्शन नंबर बी और सी में कंफ्यूजन है। द इन्फोर्समेंट, द इन्फोर्स गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो कुछ चीज़ें होती हैं कि उसमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग सही करना। टू अवॉइड द मेकिंग एनी पार्टी वर्स ऑफ ड्यू टू चेंज ऑफ द रिसोर्स यूज, इसमें बी और सी में कंफ्यूजन है, कोई एक ऑप्शन सही होगा, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी के लिए। According to Keldar growth model, what is the relationship between technical progress and the capital accumulation? It is assumed that technical progress depend on the rate of capital accumulation। देखिए ये सीधा सीधा लिखा है, यही यही ऑप्शन होना चाहिए कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो डिपेंड करता है ऑन द कैपिटल एक्यूमुलेशन पर। ठीक है, तो ये तो एकदम ठीक लग रहा है। टेक्निकल प्रोग्रेस इज द इंडिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, नहीं डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस रिमेन द कांस्टेंट इन रिस्पेक्टिव द इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि यही हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आता है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट इन्फ्लुएंस द टेक्नोलॉजी ग्रोथ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट ही टेक्नोलॉजी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू एंड प्रोपोर्शनल टैक्स इन द टैक्स बेस, ये बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स। इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स बोलता है कि ये टैक्स बेस्ड में चेंज होगा, जो टैक्स बेस है उसमें प्रोपोर्शनल चेंज करो, टैक्स रेवेन्यू में, टैक्स रेवेन्यू जो रेवेन्यू है
उसमें भी प्रोपोर्शनल चेंज हो जाए तो हमारा क्या होगा, ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स बोलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। टाइप ऑफ ट्रांसफर टू रिकाउंसिल द इम्बैलेंस इन द इंटर गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर दी ट्रांसफर और रिकाउंसिल। जो चीज़ें ट्रांसफर होती हैं क्या होती है, टैक्स टैक्स शेयरिंग, टैक्स शेयरिंग, ग्रांट, लोन। लोन कहाँ ट्रांसफर होता है, लोन तो लिया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, तो ओनली टू है कोई। ग्रांट जो है ये तो ठीक है, ये तो ट्रांसफर होगा। अब जहाँ ऑप्शन बच रहा है एक और दो का, इसको हम थोड़ा सा री चेक करके बताते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें इसमें जो है इसमें टैक्स शेयरिंग भी हो, क्या ट्रांसफर होता है, लोन्स भी ट्रांसफर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। अब यहाँ देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेथड ऑफ रिडक्शन रीपेमेंट या पब्लिक डेब्ट। कह रहा पब्लिक डेब्ट रिडक्शन की कौन सी मेथड नहीं है। डेब्ट कन्वर्जन ये तो है ही, क्योंकि कोई भी ऋण होता है तो नए ऋण में कन्वर्ट कर दिया जाता है। टर्मिनल एंड जो टर्मिनल होता है इसमें क्या होता है, एक ये समय सीमा होता है। समय सीमा नहीं, इसमें क्या करते हैं कि अ, इसमें हम जो ब्याज होता है उसको कुछ ऐसे देते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऋण है। ठीक है, मतलब ये डेट मतलब डेप्ट रिडक्शन का एक मेथड है। कैपिटल ले भी ये भी है। ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर ये नहीं है। ठीक है, ये हमारा टैक्स रिडक्शन का मेथड नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। इधर देखते हैं एक क्वेश्चन है 145 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कीन्स मार्केट इकोनॉमी सफर्स फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ये सही है, कीन्स यही बोलते हैं कि हमारी जो मार्केट इकोनॉमी होती है वो इफेक्टिव डिमांड के कारण मंदी में पड़ी रहती है। इफेक्टिव डिमांड नहीं होता, इसीलिए वो सफर करती रहती है। विथ ये देखिए, ये आपने जो लिखा है विथ इंक्रीज इन इनकम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कुछ लिखा ही नहीं है क्या हो रहा है। यदि मान लो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक, एंड द इंक्रीज इन द मार्जिनल इन्वेस्टमेंट इफिशियंसी ऑफ कैपिटल दैट द प्रोपेंसिटी मार, ये ऑप्शन गलत लिखा है। ठीक, ऑप्शन ये सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए एकदम। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड गलत लिखा है। क्योंकि इसमें ऐसा होना चाहिए कि इनकम इंक्रीज होगी तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होगा, विथ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा, देन द मार्जिनल प्रॉफिटेबल ऑफ डिक्रीज। तो जो हमारा मार्जिनल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एक लेवल के बाद घटना शुरू हो जाती है, जिससे प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगी। बट ऐसा लिखा ही नहीं है कि ये यहाँ डिक्रीज होना चाहिए लिखा हुआ, और यहाँ होना चाहिए था, मतलब यहाँ होना चाहिए था, यहाँ डिक्रीज। ठीक है, यहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 149 नंबर क्वेश्चन है, वाई इनकम टैक्स रेवेन्यू इतना इतना सब दिया है, इसमें कह रहा है इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाई बिल भी क्या होगा। तो इसमें एक फार्मूला है, देखिए, मान लो कि एब्सोलूट रहे कि 10% टैक्स सब पे लग रहा है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो उस केस में फार्मूला क्या होगा, एब्सोलूट सेक्रीफाई, तो उस केस में फार्मूला हमारा हो जाएगा वाई माइनस टी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होगा जब एब्सोलूट सेक्रीफाई होगा। जब प्रोपोर्शनल सेक्रीफाई होगा, कि मतलब प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग लगेगा, अनुपातिक सीमांत त्याग लगेगा, तो उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा फार्मूला, उस अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला हो जाएगा क्यू वाई माइनस रुकिए फिर से लिखते हैं इसको। देखिए, उस केस में क्या हो जाएगा, यूटिलिटी ऑफ इनकम माइनस यूटिलिटी ऑफ इनकम माइनस टैक्स। ठीक है, तो टैक्स लगने के बाद जो यूटिलिटी होगी, इनकम जो टैक्स लगेगा इनकम से माइनस कर देंगे उसकी यूटिलिटी, और ये उसकी पहले की यूटिलिटी अपॉन यूटिलिटी ऑफ इनकम। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। और जब इक्वल मार्जिन ऑफ सेक्रीफाई होगा, कि जो सभी जो मतलब सभी लोग हैं उनके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उनके अंतिम रुपए की जो त्याग करने की
जो सेक्रीफाई करने की यूटिलिटी हो उस बराबर हो, मतलब गरीब त्याग कर रहा है जो 1 रुपए की जो यूटिलिटी बराबर हो रही है, अमीर भी जो त्याग कर रहा है उसकी यूटिलिटी बराबर हो, उस केस में ऐसा टैक्स लगाया जाए, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाए। तो उस केस में जो हमारा फार्मूला होगा इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाई होगा, कि सभी लोग का जो सीमांत त्याग वो बराबर हो, उस केस में जो फार्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा, कुछ फार्मूला ए ऐसे होगा, डी यू मतलब मार्जिनल, ये क्या है मार्जिनल, ठीक है, वाई माइनस टी। ऐसे इनकम को लेंगे टैक्स लगाने के बाद, जो इनकम रहेगी उसमें टैक्स को माइनस करेंगे। डी यू क्या है, डी यू क्या है, डी डी यू क्या है यूटिलिटी, और डी यू क्या है, मतलब ये जो चेंज हो रहा है हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी में चेंज हो रहा है उसको क्या दिखाएंगे, या डी यू लिखें या डेल्टा यू लिखें, ठीक है, अपान डी वाई माइनस टी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाई का फार्मूला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हिग्स द कंसेप्ट रिलेटेड टू इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज फॉर्मल इंसिडेंस होता है, इफेक्टिव इंसिडेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही है, सी सही है, बोथ बोथ वन एंड सेकंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, कौन सा इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट नहीं है, मतलब वो पार्ट जो है वो टैक्स रेवेन्यू का है, ठीक। इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये किसका है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का है, और इसमें कह रहा है नॉन नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। डिविडेंड रिसीप्ट ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का है। प्रॉफिट रिसीप्ट ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का है। मार्केट मार्केट लोन रिसीप्ट जो है, ये हमारा जो है, ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है, ना कि करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू जाएगा, और कैपिटल अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ हमारा, वहाँ तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, और वहाँ पर हमारा हो जाएगा, वहाँ पर हमारा होगा कैपिटल रिसीप्ट एंड नॉन कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। हमने मतलब पूरा पेपर डिस्कस कर लिया, ये तो क्या किया था, पार्ट नंबर सेकेंड। यहाँ से हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ये हमारा क्या है, पार्ट नंबर सेकेंड, पार्ट सेकेंड है।